हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। वेलकम एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे एंड ये है कानून का जुनून। अब ये जो जुनून है ना, अलग अलग रंग लेते रहता है, अलग अलग भेष में आप लोगों के सामने आता रहता है। और अब आपका सीजे यहां पर आपके लिए कुछ अलग लाया है एंड दीज वीडियोस आर वेरी स्पेशल, क्योंकि ये एक स्पेशल वीडियो की सीरीज है जो मैं आप लोगों के लिए संचय बैच के अंदर यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एंड दीज आर कॉल्ड लॉ बाइट्स बाय सीजे। अभी तक आप लोगों ने लॉन्ग फॉर्मेट में, मैराथन्स में, लंबे लंबे वीडियोस के साथ में पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है। बट अगर कोई बच्चा सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो क्या करे। मैंने सोचा एक काम करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं। अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, ये वीडियो 20 30 40 मिनट के वीडियोस रहेंगे, है तो ये शॉर्ट वीडियोस, बट ये एक टॉपिक के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन आपसे किया जाएगा। मैंने सोचा यार, मैं सीए फाउंडेशन आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस लॉस के लिए एक टॉपिक मैं आपके सिलेबस से उठा रहा हूं। पहली बात सिलेबस का टॉपिक होगा, दूसरी बात सिलेबस की लैंग्वेज में ही आप लोगों से चर्चा करी जाएगी। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, डू नॉट वरी, आपको आंसर कैसे लिखना है वो भी स्टार शीट्स के साथ में बताया जाएगा। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी मिलने वाला है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको लिखना कैसे यानी आंसर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं और आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। दिस इज वीडियो नंबर 1 फॉर आवर स्पेशल सीरीज लॉ बाइट्स बाय सीजे इन संचय बैच। अगर आपको इन वीडियोस के ये सारे पीपीटीज और नोट्स चाहिए तो संचय बैच में जाना, एनरोल करना, ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट है, मजे करना। तो आज देखते हैं यार, स्टार्टअप वगैरह बनाएंगे यार सर, क्या थोड़ा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और सर है ना, अपन भी सर एकदम कंपनी बनाएंगे, या तो बोर्ड बनाएंगे या तो गोट बनाएंगे। जो भी ऐसा स्टार्टअप चालू करेंगे, बिल्कुल उसके लिए कंपनी बनाना पड़ती है भाऊ। तो भाई कंपनी बनानी पड़ती है, तो हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन इंडिया। यार सर एक बात बताओ, अगर इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो हम कैसे करें। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगा, बट समझ के चलना कि एक एक चीज हम यहां पर समझेंगे और आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप एक कंपनी बना चुके होंगे। ठीक है, आई एम टेलिंग यू। चलो, तो यार सबसे पहले कंपनी बनाने के पहले इनकॉर्पोरेट करना ना एक लीगल वर्ड है। इनकॉर्पोरेट करना ना एक ऐसा वर्ड है कि यार सिर्फ हल्का फुल्का रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये इनकॉर्पोरेशन इज अ लीगल प्रोसेस, इसीलिए वर्ड यूज करा जाता है। जब भी एलएलपी के लिए आप बात करोगे, कंपनी के लिए बात करोगे, इनकॉर्पोरेट वर्ड को यूज किया जाता है। पार्टनरशिप के लिए आप बोलते हो कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हालांकि एक लेमैन लैंग्वेज के लिए, एक साधारण आदमी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाना, इनकॉर्पोरेट करना एक ही बात है। बट ये करने के पहले अपन को ये समझना चाहिए कि क्या सर कंपनी को फॉर्म करना है। अरे हाँ भैया, पहले आपको कंपनी को फॉर्म करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो, कंपनी को फॉर्म करने के लिए कोई तो आदमी चाहिए। कौन चाहिए? हु इज दैट पर्सन हु आइडिएट्स, who is that person who decides, who is that person who initiates the process of formation of a company? That person is called, my friend, प्रमोटर। प्रमोटर वो इंसान होते हैं। सर प्लूरल क्यों बोल रहे हो? क्या प्रमोटर एक इंसान नहीं होता है? हमें लगा सिर्फ अलग अलग पांडे सर है, बस वही प्रमोटर है सर, उन्होंने कंपनी बना दी। नहीं भैया, प्रमोटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्रमोटर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है। अरे प्रमोटर एक कंपनी भी हो सकती है, एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को बनाती है, वो उसकी प्रमोटर भी हो सकती है। यार एक पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है। हम लोग बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 4 प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हैं। अब यही फॉर्म अपनी एक कंसल्टेंसी कंपनी बनाना चाहती है, क्या बना सकती है? द आंसर इज यस, बिल्कुल बना सकती है। तो यार प्रमोटर कौन? कोई भी हो सकता है। सबसे पहला मिथ इसको दूर करना। बच्चे सोचते हैं प्रमोटर एक ही इंसान होता होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो। मेरा आपसे कहना है, प्रमोटर का काम क्या है? सर क्या हमारे सिलेबस में है क्या? अरे आपके सिलेबस में बिल्कुल है बेटा, आपके सिलेबस में बिल्कुल है। क्लॉज नंबर 69 सेक्शन नंबर 2 के अंदर से आता है। प्रमोटर कौन है? पहले दिल से बात करते हैं। सर दिल से बात करें ना, प्रमोटर पता है सर कौन इंसान है? जिसके मन में आइडिया आता है, सर फ्री एजुकेशन करना है, अफोर्डेबल एजुकेशन करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, जो आइडिया को कंसीव करता है वो प्रमोटर होता है। सर सर जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए सारे नेसेसरी स्टेप्स लेता है वो प्रमोटर होता है। सर अरे सर जिसने मतलब दिल दे दिया है, जान दे दी है, पैसा दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। दिया है मतलब DIA, जिसके डायरेक्शन पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे, जिसके एडवाइस पर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। हा, गजब गजब गजब। सर मतलब 2 मिनट आप क्या बोलना चाह रहे हो? जो पूरे अफेयर्स ऑफ द कंपनी को कंट्रोल करता हो। द आंसर इज यस। पर सर ये तो दिल की बातें हुई।
आप ये बताइए ना कि अगर हमको लीगली अगर जानना है, देखो यार सर, जैसे आप ना लॉ टीचर हो, आप बिजनेस लॉ पढ़ाते हो, आप कॉर्पोरेट अदर लॉस पढ़ाते हो एट PW, एट CA वाला, तो सर आपका नाम मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। जब बैच एनरोल करोगे तो नाम दिखेगा, डेमो लेक्चर दिखेगा, तो आपको विश्वास होगा कि हाँ यार चलो भैया CJ सर यहाँ पर पैनल पे तो है यार। यार ऐसे प्रमोटर का नाम दिखना चाहिए ना। ये सारी बातें कर रहे हो, अरे उसमें तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बिहाइंड द टेबल भी बैठा हुआ हो, प्रमोटर नाम नहीं देगा अपने आप को, पर उसके इशारे पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाच रहे हो सकता है। हम कैसे पकड़े? देखो भैया, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस ऐसा डॉक्यूमेंट है, जब कंपनी ना पब्लिक ऑफर करती है ना, तो वो उसको प्रोस्पेक्टस नाम का एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है। आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, कंपनी को एनुअली ना एक रिटर्न बनना पड़ता है, जिसको हम सेक्शन 92 के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ेंगे। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना आप नाम ट्रेस कर सकते हो प्रमोटर का। प्रमोटर का नाम आपको ना एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी मिल सकता है कंपनी की, ऐसा है। बट मेरी बात सुनो, एक मिथ है ना, इसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि अपना ये लॉ बाइट से आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। लोग सोचते हैं कि यार जो प्रमोटर होगा ना, वो कंपनी की शुरुआत में जो आदमी जुड़ता है ना, वही प्रमोटर होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो इंसेप्शन से साथ में हो वही प्रमोटर होगा, ऐसा नहीं है। ये कोई पैरामीटर नहीं है प्रमोटर को चेक करने का। प्रमोटर जो होता है ना, वो कंपनी में सब्सिक्वेंटली भी ज्वाइन हो सकता है। कंपनी 10 साल पुरानी हो और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, और एक बंदे की जरूरत पड़ रही है भाई, जो अब कंपनी को वापस आगे लेके जाए, उसके लिए फंड्स रेज करे, उसकी कैपिटल को फ्लोट करे, भाई उसके लिए भी प्रमोटर आ सकता है 10 साल बाद भी। तो सर मिथ क्या ब्रेक किया? इंसेप्शन पे प्रमोटर हो ऐसा जरूरी नहीं है, सब्सिक्वेंटली भी प्रमोटर ऐड हो सकता है कंपनी के अंदर। नाउ दैट वी नो कि भैया कंपनी का आइडिएशन कौन करता है, प्रमोटर करता है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ प्री रेक्विजिट्स के बारे में बात करते हैं। क्या कंपनी को फॉर्म करने के लिए प्री रेक्विजिट मतलब कि ऐसी चीजें जिसके बिना कंपनी फॉर्म करने का सपना भी मत देखना। उसमें 4 चीजें आती है, पर सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन नंबर 3 है कंपनीज एक्ट का, पर इसके अंदर 4 चीजें आती है। अब आ जाओ फटाफट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, कोई भी बिजनेस पकड़ लेना, पर लॉफुल बिजनेस पकड़ना। कोई भी बिजनेस पकड़ लेना पर लॉफुल बिजनेस पकड़ना। इसका मतलब यार देखो, पर्पस आपका कुछ भी हो सकता है, पर इलीगल नहीं हो सकता, अनलॉफुल नहीं हो सकता। अब इसके बाद में आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पकड़ने पड़ेंगे। कौन पकड़ना पड़ेगा? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। सिंपल है, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, पब्लिक के लिए आपको 7 मेंबर्स चाहिए, ओपीसी 1% कंपनी के लिए आपको सिंगल मेंबर भी काफी है। ये मेंबर्स क्या करेंगे? बैठ के क्या अचार बनाएंगे? नहीं, ये बैठ के सब्सक्राइब करेंगे अपने नाम्स को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके बिना कंपनी नहीं बन सकती। इट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी और द चार्टर ऑफ द कंपनी। अब वहां पर बैठ के वो सब्सक्राइब करते हैं, इसका मतलब वो प्रॉमिस करते हैं कि भाई कंपनी बनाओ, मैं पूरे ना, नहीं आप मना मत करना, मैं 1 शेयर लूंगा पूरा, मैं 1 शेयर पूरा लूंगा। अरे भाई 1 शेयर भी लोगे ना, अगर सब्सक्राइब कर रहे हो ना, मैं आगे आपको मेमोरेंडम दिखाने वाला हूं, आपका नाम यहां पर आएगा। सब्सक्राइबर्स कहा जाता है इन लोगों को। अब ये जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मिनिमम मेंबर्स आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं लॉफुल पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए, और एक्ट को कंप्लाई करते हैं। कंपनीज एक्ट की सारी चीजों को कंप्लाई करना पड़ता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो आपने यहां पर पढ़ा है ना, ये सेक्शन नंबर 3 है। अगर आपको सेक्शन नंबर 3 को मेरी स्टार शीट के साथ में लिखना है ना, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। आप सेक्शन नंबर 3 के अंदर लिख सकते हो, टू फॉर्म अ कंपनी यू रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर लॉफुल पर्पस बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स एंड कंप्लाइंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। बॉयज एंड गर्ल्स, ये आपका सेक्शन नंबर 3 कंप्लीट होता है। बट क्या हम फॉर्मेशन के बारे में बात करने आए? नहीं, हम बात करने आए कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। मुझे एक बात बताओ, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ स्टेप्स तो होगी ना? है, मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। 8 के 8 स्टेप्स को देखेंगे फटाफट। पर आप हमको सबसे पहले ये बताइए, जाना कहां है? सर फिजिकली जाना है क्या कहीं पे? सर इस ऑनलाइन के जमाने में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, आप क्या बोल रहे हो सर? हम क्या फिजिकली जाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं। अरे पहले अता पता तो पूछो भाई, कि सर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए किसके पास जाना पड़ता है। हमें तो एक मिनिस्ट्री का नाम पता है, और एक हमको एक बड़े ही चाव से सर हम लोग आजकल ना रोजाना टीवी पे या फिर सर पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ देखते रहते, चलता रहता है। तो हमारी निर्मला मैम जो है ना, निर्मला सीतारमन मैम जो है ना, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। वो है भैया मिनिस्टर। कहां के? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। एमसीए की वेबसाइट में आपको क्लासेस के अंदर बताता हूं, यहां पर भी स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि वीडियो अपना क्रिस्प रहे, हम लोग भटके ना।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज द मिनिस्ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, LLP एक्ट 2008, फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2006। इन सब के लिए कौन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए और इन सब चीजों के लिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, मिनिस्ट्री में सबसे टॉप पोजीशन डायरेक्टर जनरल की होती है, सेक्रेटरी की होती है, उसके नीचे होते हैं रीजनल डायरेक्टर्स। कौन होते हैं बेटा? रीजनल डायरेक्टर्स। सर रीजनल डायरेक्टर्स हमने सुना था 7 हुआ करते थे, आपने 10 क्यों गलती से लिख दिया है क्या? नहीं बेटा, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट अनाउंसमेंट के बाद में, अभी फरवरी की अनाउंसमेंट है बेटा, फरवरी की 2026 की, उस अनाउंसमेंट के बाद में रीजनल डायरेक्टर्स में कुछ एडिशंस हुए हैं। पहले 7 रीजनल डायरेक्टर्स हुआ करते थे, पूरे हिंदुस्तान को 7 रीजन में बांटा गया था, अब उनको 10 कर दिया गया है। और उनके नीचे होते हैं बेटे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक जमाने में 25-26 हुआ करते थे, अब टोटल 30, यानी कि 30 आरओसी हमारे सामने है। पता है क्या, आप लोगों को हमेशा ये जानने में लगेगा कि सर एमसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो हमको क्या दिख जाएगा? क्या बिल्कुल जाएगा। आप एमसी लिखना, वहां पर जाना, एमसी की वेबसाइट जैसे खुलेगी आप लोगों को ऑप्शन दिखेंगे, रजिस्टर योर कंपनी, आपको ऑप्शन दिखेगा, जो जो फॉर्म चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई कंपनी आपको क्लोज भी करनी है तो आप यहां पर वाइंड अप के लिए भी बोल सकते हो। अरे यार आपको कोई एलएलपी रजिस्टर करनी है तो आप वो भी बोल सकते हो। अगर आपको एलएलपी क्लोज करनी तो वो भी बोल सकते हो। यहां पर ना सारे एक्ट आपको दिखेंगे, कंपनीज एक्ट वगैरह, आपको यहां पर ना सारी एप्लीकेशन दिखेगी, एमसीए की सर्विसेज दिखेगी जो आप यहां पर देख सकते हो। और यहीं पे आप जाओगे ना तो आपको रीजनल डायरेक्टर्स दिखेंगे। अब मैंने ना ये लेटेस्ट अपडेटेड स्क्रीनशॉट यहां पर लगा रखा है, मेरी बात समझना। पहले यहां पर 7 रीजन्स हुए करते थे, अब यहां पर 10 रीजन्स है। देखो ईस्टर्न, सदर्न, नदर्न 1, नदर्न 2, वेस्टर्न 1, वेस्टर्न 2, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न। पहले यहां पर 7 हुआ करते थे, अब आपको यहां पर 10 रीजनल डायरेक्टर्स दिखेंगे। ये जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं इनके नीचे कौन होता है? पर पता है आप लोगों को एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं मैं, एक बाइट देता हूं आप लोगों को। ये बाइट पता है क्या है? लोग सोचते हैं रीजनल डायरेक्टर क्या होगा। अच्छा आप लोग बताओ रीजनल डायरेक्टर क्या होगा? एक ऑफिस का नाम रीजनल डायरेक्टर है, एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम रीजनल डायरेक्टर है। रीजनल डायरेक्टर कौन होता है? एंड द सेम क्वेश्चन इज फॉर आरओसी ऑल्सो। आरओसी कौन होता है? एक इंडिविजुअल पर्सन होता है क्या? एक पूरे ऑफिस का नाम है क्या? एक पोजीशन का नाम है? क्या है गाइस? आगे आओ आगे। अगर आप आरडी के बारे में देखोगे ना, मैं आपको नाम बताता हूं, देखो मैं आपको नाम बताता हूं, इतनी पूरी लिस्ट दिखेगी आप लोगों को। इस लिस्ट में आप जैसे ओपन करोगे ना तो आप लोगों को, लेट्स से अपन ने वेस्टर्न रीजन पकड़ा, वेस्टर्न रीजन का आपको आरडी यहां पर दिखेगा। तो देखना वेस्टर्न रीजन नंबर 2 है श्री एम के साहू। श्री एम के साहू सर ये रीजनल डायरेक्टर है ऑफ वेस्टर्न रीजन डिवीजन नंबर 2। भाई साहब एक इंडिविजुअल का नाम है और एड्रेस मुंबई का दे रखा है, मरीन ड्राइव का, मरीन ड्राइव का मुंबई का एड्रेस दे रखा है। भाई साहब रीजनल डायरेक्टर एक डेजिग्नेशन है, वहां पर एक पर्सन बैठा हुआ रहता है। अब जैसे कि सर आप बोल रहे थे कि रीजनल डायरेक्टर्स कुछ बढ़ गए हैं, द आंसर इज यस। देखो भैया पहले 7 आरडीज हुआ करते थे, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, शिलोंग। शिलोंग को हटा दिया गया है। अब आपके पास में यहां पर आ गए न्यू लोकेशंस के अंदर नवी मुंबई, बैंगलोर यानी कि बेंगलुरु, गुवाहाटी और चंडीगढ़, इनको ऐड कर दिया गया है। तो पुराने 6 और नए 4, ऐसे टोटल 10 आरडीज हो गए हैं। अब इनके नीचे अगर आप जाओगे बेटा तो यहां पर आपको मिलेंगे नीचे 30 आरओसीज। ये पूरे आरओसीज के नाम आपको दिखेंगे और ये आप स्क्रॉल करके यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। सर आरओसी में भी क्या है? आरओसी में कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है? द आंसर इज यस। देखो मैंने गुजरात का यहां पर आरओसी निकालने की कोशिश करी थी, तो देखो भैया आपको यहां पर दिखेंगे श्री कीर्ति तेज एन आरओसी अहमदाबाद। ये अहमदाबाद आरओसी है, अहमदाबाद आरओसी है। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना, उनका यहां पर एड्रेस दे रखा है भैया अहमदाबाद का, और कौन सा रीजन के अंदर आते हैं, कौन से आरडी के अंदर आते हैं वो भी यहां पर बता रखा है। सर एक बात बताइए कि आरओसी के अंदर चेंज क्या आया है? अभी हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों के लिए यानी कि इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए अमेंडमेंट का एक बुकलेट बनाई है, वहां पर मैंने इंटरमीडिएट के बच्चों को ये बताया है। ये नॉलेज आपके लिए एक्स्ट्रा है बट आपको काम आएगा बेटा, क्योंकि आगे जाके आप इंटर में भी मुझसे पढ़ने वाले हो, तो आप लोगों को ना एकदम अच्छे से सिंक मिलना चाहिए पूरे नॉलेज का। तो देखो मैं वही ब्रिज हूं जो आपको फाउंडेशन से इंटर में सब कुछ कंप्लीट सीमलेसली आगे ले जाएगा। मेरी बात समझना, पहले ना दिल्ली का एक ही आरओसी था, अब दिल्ली 1 और दिल्ली 2 कर दिया गया है। यूपी में सिर्फ कानपुर था, अब कानपुर और नोएडा कर दिया गया है। मुंबई और पुणे हुआ करता था, अब मुंबई 1, मुंबई 2 और आपका नागपुर हो गया है। कोलकाता के अंदर 2 हो गए हैं, चेन्नई है और कोयंबतूर भी है। ऐसे कुछ एडिशंस हुए हैं, न्यूली एडेड आरओसी है, ये करके 30 आरओसीज यहां पर हो चुके हैं। तो सर एक बात बताओ, हम ये पूरा प्रोसेस कैसे करना है? चलो भैया एक प्रोसेस की बात कर लेते हैं।
सर हमें ये समझ में आ गया स्टेप नंबर 1 कि हमें जाना कहां पर है, हमको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में हमारा आरडी देखना है, आरडी के अंदर आरओसी देखना है, उस आरओसी के पास में हमको अप्लाई करना है। बट अप्लाई करना है तो क्या फिजिकली करना है? द आंसर इज नो। आपको ये सारा काम ऑनलाइन करना है। अब जब भी हम ऑनलाइन की बात करते हैं ना बेटा, तो हमको सिग्नेचर्स भी ऑनलाइन करनी पड़ती है, ऑथराइजेशन भी ऑनलाइन देना पड़ता है, करेक्ट है? तो उसके लिए ना समथिंग इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग प्यार से डीएससी बोलते हैं। और अगर आप एक डायरेक्टर हो तो आपके पास में एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। ये दो चीजें आपके पास में पहले होनी चाहिए। उसके बाद में आप क्या करोगे, अगर नहीं है तो डीएससी को ऑब्टेन करना, बराबर है? मैं आपको दिखाता हूं, देखो अपना स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोग आ रहे हैं। हम लोग किसके अंदर आ रहे हैं? डीएससी और डिन के अंदर। ये आपका स्टेप नंबर 2 है। अब सर ये डीएससी और डिन कहां से मिलता है? देखो भैया, अगर आपको डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारे पास में मिनिस्ट्री ने क्या कर रखा है, मिनिस्ट्री ने कुछ ट्रस्टेड, कुछ वेरीफाइड, कुछ रजिस्टर्ड नाम दे रखे हैं, डीएससी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज दे रखी है, जिनका नाम जैसे मैं आपको बताता हूं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, एनआईसी, है ना? आपका इजी नाम बताता हूं आपको, ई मुद्रा है। ई मुद्रा आप लिखोगे तो आप वहां जाके डीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक ब्राइटनेस ज्यादा आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ठीक है। एनएसडीएल है। ये सब कौन है? डीएससी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है। यहां पर जाके आप डीएससी ले सकते हो। सर ये डीएससी आता कैसे है? ये डीएससी आता है पेन ड्राइव जैसे, यूएसबी जैसे, यूएसबी लॉक के साथ में आता है ना? आप कहीं अभी आर्टिकलशिप वगैरह स्टार्ट करोगे आप लोग, तो आपको बहुत काम लगेगा डीएससी का, और डीएससी फिर एक्सपायर हो जाती है, फिर डीएससी एक्सपायर हो जाती है तो नई बनवानी पड़ती है। ये काम आप लोग बहुत देखने वाले हो। सो डीएससी कम्स इन अ फॉर्म ऑफ अ पेन ड्राइव, अ यूएसबी एंड यूएसबी, और आप उसको यूज करके ऑथराइजेशन कर सकते हो। दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा आपका डिन नंबर। डिन नंबर क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, और आपको एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर दिया जाता है। ये दोनों चीजें ना आप लोगों को पहले लेनी पड़ती है। अब ये सारा काम आप स्टार्ट करोगे इन दोनों के साथ में, लेकिन आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट क्या है? मैं आपको बताऊं आपका टारगेट क्या है। कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई? सबसे लास्ट में जो दिखाने वाला हूं ना, वो सबसे पहले दिखाऊंगा, क्योंकि आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए। जैसे हमारा टारगेट है नाम के आगे बताना क्या लगाना, कमेंट करके बताना नाम के आगे क्या देखना है, वो हमारा टारगेट है। ऐसे ही हमारा टारगेट है ये। अरे जैसे आपका और हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ऐसे कंपनी का भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है। कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है? आवर टारगेट इज टू रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा ऑब्वियसली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और ये आता है बेटा सीआरसी। अब देखो क्या है ना, हम लोगों को सिखाया नहीं जाता है फाउंडेशन लेवल पे, बट आपको फाउंडेशन लेवल बताया जाता है कि हम आरओसी को अप्लाई करते हैं, आरओसी को अप्लाई करते हैं। बट द थिंग इज, आप इंटरमीडिएट पे जैसे आओगे आपको मालूम चलेगा कि एक ना इनकॉर्पोरेशन के लिए जो आरओसी है वो पता है कौन सा है? वो है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जिसे हम लोग सीआरसी बोलते हैं। सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को आपको अप्लाई करना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, ओनली फॉर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारी चीजें यहां पर ही जाती है। बोला जाता है आरओसी आरओसी आरओसी, बट हकीकत में है सीआरसी। अब देखना, सीआरसी को हम लोग जब सारी चीजें भेजते हैं तो वहां से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है। इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हमें पता है क्या मिलता है? एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिसे हम सिन बोलते हैं। पाप वाला सिन नहीं बेटा, CIN, सिन। और एक पैन नंबर आता है PAN, वो भी यहां पर लिखा रहता है, डेट लिखी रहती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर लिखेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यहां पर आरओसी का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का, सीआरसी का, यहां पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको यहां पर दिखेगा। आपकी कंपनी का नाम आता है, आप 2013 के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो ये लिखा हुआ आता है, आपकी कंपनी का नेचर लिखा हुआ आता है, दैट यू आर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, हु आर यू, ये सारी चीजें यहां पर आती है। और डेट आता है, मंथ आता है, और आपका ईयर आता है, सारी चीजें यहां पर लिखी रहती है। ये हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट लेने के लिए हमको सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब ये पापड़ क्या क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं, ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले हमने क्या, डिन और डीएससी ले लिया। डिन डीएससी लेने के बाद में अब आप हमको ये बताओ सर हमको कौन सा फॉर्म फिल करना है? हमको कौन सा फॉर्म फिल करना है? आपको फिल करना है फॉर्म नंबर
स्पाइस प्लस पहले बोला जाता है, बोलना मेरे साथ में, स्पाइस प्लस। फुल फॉर्म बोलना, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, जिसे स्पाइस प्लस बोला जाता है। नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल कर दिया गया है, एक प्रोफार्मा यानी कि फॉर्मेट है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली। और इसका फॉर्म जो होता है वो चूंकि इनकॉर्पोरेशन के लिए उसको शॉर्ट में आईएनसी बोला जाता है, और 32 के 32 दांत दिखाकर इनकॉर्पोरेट करेंगे खुशी खुशी, जो काम करना है खुशी खुशी, तो ये फॉर्म आता है आईएनसी 32 के अंदर। अब ये आईएनसी 32 फॉर्म आप लोगों को भरना रहता है। सर हमको कहां मिलेगा? ये आपको एमसीए की वेबसाइट पे मिलेगा। अब इस फॉर्म के अंदर टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या बिना नाम की कंपनी कभी देखी है आपने? सर कैसी बात कर रहे हो, बिना नाम की कंपनी कैसे होगी? तो सर सर एक काम करें, ये स्पाइस प्लस क्या बहुत ही एडवांस लेवल का फॉर्म बनाया गया है? हाँ। क्या होता था ना, पहले सब चीजों के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था। जैसे डिन के लिए अलग अप्लाई करना है, नाम को रिजर्व करने के लिए अलग अप्लाई करना है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो चीजें चाहिए उनको अलग से बताना है। तो भैया यहां पर स्पाइस प्लस के अंदर क्या अच्छी चीज हुई कि इन्होंने एक सिंगल फॉर्म बनाया जहां पर सारी चीजें बना दी। आपको अगर डिन के लिए अप्लाई करना है तो भी आप इसी फॉर्म के अंदर कर सकते हो। अगर आपको नाम रिजर्व करना है तो पार्ट ए के अंदर, तो टोटल 2 पार्ट होते हैं स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर। पहला पार्ट जो होता है वो आपके नाम रिजर्व करने के लिए होता है। तो आप बताइए, आपको देखो यहां पर 2 नाम देने की अनुमति होती है। यू कैन पुट 2 नेम्स, प्रपोज्ड नेम्स जो आपको लगते हैं, उनमें से कोई एक नाम अप्रूव होकर आ जाएगा अगर वो अवेलेबल होगा तो। वो नाम और किसी कंपनी के साथ में मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें, आइडेंटिकल, टू नियरली रिजेंबल करता हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो सब है तो आप 2 नाम ना यहां पर प्रपोज कर सकते हो। सो पार्ट ए ऑफ दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर रिजर्विंग योर नेम, ठीक है। दिस इज द फॉर्म आईएनसी 32। एंड जो पार्ट बी होता है उसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स यहां पर दी जाती है। अब अगर नई कंपनी है तो आप इस स्पाइस प्लस फॉर्म को आईएनसी 32 को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कोई पुरानी कंपनी भी है और वो नाम भी चेंज करना चाहती है तो उन कंपनीज के लिए भी उन्होंने एक फॉर्म बना रखा है RUN, यानी कि रिजर्व यूनिक नेम। वहां पर जाके एग्जिस्टिंग कंपनीज भी अपना नाम चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकती है यूजिंग दिस फॉर्म। तो यहां पर आपसे टाइप ऑफ कंपनी पूछा जाता है, कौन सी क्लास ऑफ कंपनी हो, पब्लिक हो कि प्राइवेट हो, कैटेगरी क्या है आपकी, आपका पर्टिकुलर्स आपको यहां पर डालना है प्रपोज्ड या अप्रूव्ड नेम के जो आप यहां पर चाहते हो। सो रिजर्व यूनिक नेम आपको स्पाइस प्लस के साथ में अलग से दिख जाएगा और ये इसके काम में आता है। अब मेरी बात सुनना, सर मोटा मोटा स्टेप्स क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आप लोगों को दूंगा, लास्ट में बताऊंगा आपको आंसर के लिए सीए फाउंडेशन के लिए कितना लिखना काफी होगा। मेरी बात समझना, आपको आईएनसी 32 भरना है, पार्ट ए के अंदर नाम को रिजर्व करना है, आप 2 नाम को प्रपोज कर सकते हो। जो रिजर्व्ड नेम होगा, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो रिजर्व्ड नेम है वो 20 डेज के लिए एप्लीकेबल होता है। जो पुरानी कंपनीज होती है वो रन को यूज कर सकती है, उनका नाम 60 डेज के लिए वैलिड होता है। क्या हमारा नाम जो 20 डेज के लिए वैलिड है, क्या उसके लिए एक्सटेंशन मिल सकता है? द आंसर इज यस। आप 20 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो। पहले आपको 20 दिन मिले, आप 20 दिन वापस बढ़वा सकते हो, 20 दिन वापस बढ़वा सकते हो, ऐसे टोटल मैक्सिमम 60 डेज के लिए आपका नाम रिजर्व किया जाएगा। हर 20 दिन के लिए आपको 1000 रुपए भरना है। पहले 20 दिन के लिए आपको 1000 रुपए भरना है, वापिस 20 दिन लोगे तो 2000 भरना है, और अगर टोटल 40 दिन आप एक साथ एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो आप 3000 देकर टोटल 40 दिन भी एक्सटेंड करवा सकते हो, तो आपके पास में 60 डेज हो जाएगा। पार्ट बी के अंदर बाकी सारी इंफॉर्मेशन होती है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, ठीक है। ओके सर, क्या इतना आईएनसी 32 भर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा क्या? द आंसर इज नो। अब लगेंगे आपको अगली स्टेप पे, स्टेप नंबर 4 पे, डॉक्यूमेंट्स। अब आपको लगेंगे डॉक्यूमेंट्स, और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टोटल ना यहां पर मैं आपको बताता हूं 4 तरीके के डॉक्यूमेंट्स को मैंने यहां पर लिख रखा है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप फ्लो समझ रहे हो ना, अभी तक हम लोग कहां पर पहुंच गए बेटा, हम लोग किसके पास जाना है वो देखा था, एमसीए, आरडी, आरओसी, हमने फॉर्म देख लिया। फॉर्म देखने के बाद पहले हमने देख लिया कि डिन और डीएससी की जरूरत पड़ती है। अब मेरी बात सुनो, फॉर्म के साथ में ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है जिसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। भैया कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको आईएनसी 33 चाहिए, आपको आईएनसी 34 चाहिए, मतलब ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए रहेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। इसके बाद में यार जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सर अगर ये कंपनी बन गई और कंपनी में कोई इंफॉर्मेशन गलत आई तो हम किसका गला पकड़ेंगे? तो यहां पर आरओसी बोलती कि सुनो भैया घबराओ मत, डिक्लेरेशन दे दो।
दो डिक्लेरेशन लिए जाते हैं। किन किन से लिए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो दो डॉक्यूमेंट्स हो गए इंपॉर्टेंट, दो डिक्लेरेशन हो गए। उसके बाद में हम आपको पकड़ेंगे कहां, बताओ भैया, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस प्रपोज्ड कहां पर होने वाला है। और रजिस्टर्ड ऑफिस तो अभी बना नहीं है, वो तो बनेगा। तो अभी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अभी कौन से एड्रेस पे हमको आना है, वो वाला एड्रेस भी आप देना, वो इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। एंड द लास्ट थिंग इज, आपके जितने भी डायरेक्टर्स हैं, आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थोड़ा इंफॉर्मेशन दो ना उनके बारे में, उनका नाम पता दो ना, फुल नेम दो ना, उनका फैमिली नेम दो ना, उनका डिन नंबर वगैरह दो ना, नेशनैलिटी दो ना, नंबर दो ना, एड्रेस दो ना, सब दो ना, दो ना, दो ना, दो ना, दो ना, DONA। क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। उनकी सारी डिटेल्स चाहिए रहती है D, उनका ऑक्यूपेशन चाहिए रहता है O, उनका नेम चाहिए रहता है N, और उनका एड्रेस चाहिए रहता है A। इसलिए बोल रहा हूं दोना दोना दोना, DONA। बट मेरी बात सुनो सर, क्या मेमोरेंडम बहुत खतरनाक डॉक्यूमेंट है क्या? द आंसर इज यस। तो सर इन सबके फॉर्म्स होते हैं क्या अलग अलग? इन सबके फॉर्म्स होते हैं। एक बार नॉलेज के लिए बताऊं, एक्स्ट्रा बाइट दूं मैं आप लोगों को। देखो, अगर एक्स्ट्रा बाइट चाहिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल जाता है 33 और 34 के अंदर। डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स, मैंने आपको बोला ना दो डिक्लेरेशन जाते हैं। एक डिक्लेरेशन जाता है बाय प्रोफेशनल पीपल, INC 8 के अंदर। एक डिक्लेरेशन जाता है सब्सक्राइबर्स का और फर्स्ट डायरेक्टर्स का, INC 9 के अंदर। डायरेक्टर्स का कुछ इंटरेस्ट हो कोई दूसरी एंटिटीज के अंदर तो वो भी बताना पड़ता है। और डायरेक्टर को ऐसे ही बिना कंसेंट के डायरेक्टर नहीं बना सकते, उनका कंसेंट भी देना पड़ता है। जो भी आपका एड्रेस है वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है INC 22 के अंदर। और फाइनली ये सारी चीजें जब मिल जाती है तो ROC उसको स्क्रूटनाइज करती है। एक बार सेटिस्फाई होने के बाद में वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहां पर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC हम लोगों को देता है INC 11 के अंदर, बल्ले बल्ले करते हुए। मेरी बात समझना, सब एक्स्ट्रा नॉलेज है लास्ट में बता दूंगा। सर ये बताओ ना, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसा दिखता है? देखो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, ये देखो आप, ये उनका मेमोरेंडम है, ये उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। देखो आप, ये देखो आपको बता रखा है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है बेटा? माँ है। और इस माँ के सबसे क्लोज कौन होता है? सन। सन क्लोज होता है, मतलब यहां पर कितने सारे क्लॉजेस होते हैं। S सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, सिचुएशन क्लॉज यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, N नेम और नॉमिनेशन क्लॉज होता है, नॉमिनेशन फॉर OPC होता है, C कैपिटल क्लॉज होता है, एंड L लाइबिलिटी क्लॉज होता है। ये देखो आप यहां पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये देखो आप रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा हुआ है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। भाई साहब ये यहां पर जो सिचुएशन क्लॉज है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यहां पर ना स्टेट का नाम आता है, लिखा हुआ है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पूरा एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। बहुत माइन्यूट बातें बेटा, एक्स्ट्रा बाइट्स दे रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट ना कंपनी का लिखा रहता है, यहां तो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, छोटा सा है, कम से कम 10 पेज का ऑब्जेक्ट लॉस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। हाँ 20 से 25 पॉइंट है बेटा जो आपको दिखेंगे। सर और क्या होता है इसके अंदर? अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें लाया हूं मैं। एक लाया हूं मैं कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है। अब आप देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखा है 3,75,00,000 रुपए है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, जो उन्होंने टाइम टू टाइम मॉडिफाई करी है। तो उन्होंने बताया कि ओरिजिनल शेयर कैपिटल जो हमारी थी वो इक्विटी शेयर कैपिटल 3 करोड़ थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 लाख थी, और टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल 3.75 CR थी। और फिर टाइम टू टाइम उसको चेंज किया गया डेट के साथ में। तो ये 2017 तक इनकी बेटा जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो कुछ इतनी दिख रही थी। कितनी दिख रही थी बेटा? ये आपको दिख रही है। अरे बाबा रे बाबा, जरा देखना और बताना कि नंबर्स कितने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़। ठीक है, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़। ओके, चलो अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। इस तरफ क्या सब्सक्राइबर्स का क्लॉज है। देखो मैं हमेशा आपको बोलता था कि सब्सक्राइबर्स के क्लॉज के अंदर सब्सक्रिप्शन जिन जिन्होंने किया है उनकी डिटेल्स आती है। आप देखो यहां पर ये 7 के नाम लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है आपको? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन क्लॉज का काम क्या है? सब्सक्राइबर्स के नाम देना। सब्सक्राइबर्स का काम क्या है? इनिशियली कैपिटल को जो वो यहां पर सब्सक्राइब करते हैं उनकी डिटेल्स आती है, बस खत्म। सब्सक्राइबर का काम इतना ही होता है, इतना ही होता है। ये 7 के 7 लोग हिलने नहीं चाहिए अभी कभी भी।
नहीं हिलने चाहिए। नाम क्या दिख रहा है आपको? देखना सब दूसरे लोगों के नाम दिखेंगे आपको, सिर्फ दूसरे लोगों के नाम आपको दिखेंगे। कोई रमैया है, कोई देवप्पा है, हाँ कोई आपके ये शिव नंजप्पा है, शिव नंजप्पा, ठीक है, ये पई है, ये पई है, सब साउथ के लोग हैं। क्योंकि बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्टोरीज बहुत पुरानी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो रिलायंस बाद में बनी बेटे, पहले ये साउथ की कंपनी थी जो उन्होंने ली थी और फिर उसको नाम चेंज किया था। तो आप इसका पूरा देखोगे ना तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी दिखेगा बाद में, पहले दूसरे नाम से दिखेगा। अब देखो सबने कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिए हैं वो लिखा हुआ है यहां पर। इन्होंने 500 लिए, 100 लिए, 100 लिए, 100 लिए, 100 लिए, 100 लिए, 100 लिए, टोटल 1100 को सब्सक्राइब किया है। और सबका यहां पर एड्रेस भी दे रखा है, ऑक्यूपेशन दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। मतलब इनकी पूरी डिटेल्स आ गई है, बराबर है। इनका पूरा एड्रेस आ गया है, इनका पूरा ऑक्यूपेशन आ गया है, इनका सब कुछ यहां पर आ चुका है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको मेमोरेंडम दिखाया, ये आपको साथ में देना पड़ता है। साथ में आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी देना पड़ता है। तो टोटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में क्या क्या हो जाते हैं मैं आपको बताता हूं। टोटल डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन, ये आप लोगों को देना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद में डिक्लेरेशन देना पड़ता है। जरा डिक्लेरेशन की अपन लोग बात कर लेते हैं। डिक्लेरेशन कौन देते हैं? 2 बार डिक्लेरेशन जाता है। पहला डिक्लेरेशन जाता है प्रोफेशनल लोगों से। प्रोफेशनल लोगों से मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है। इन सब लोग जो फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना, इनका डिक्लेरेशन जाता है। भैया ये बोलते हैं कि हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लायंस किया है एकदम बराबर तरीके से कंपनीज एक्ट का। ये प्रोफेशनल लोगों को भी फंसा लेते हैं ताकि बाद में भैया इनका गला पकड़ा जा सके। और इसके अलावा वो हर आदमी जो डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी के पोस्ट पे होता है एज पर दी आर्टिकल्स, उनसे भी हम लोग सिग्नेचर ले लेते हैं। अब इसके बाद में एक और डिक्लेरेशन हम लोग लेते हैं सारे के सारे सब्सक्राइबर से और जितने फर्स्ट डायरेक्टर्स है उन लोगों से। उन लोगों से हम 3 चीजें लिखवा कर लेते हैं कि देखो भैया आपको आज तक प्रमोशन के और रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर आपको कभी भी यहां पर कॉन्विक्ट नहीं किया गया है। दूसरी बात, आपको गिल्टी नहीं ठहराया गया है इन द लास्ट 5 ईयर्स। इन द लास्ट 5 ईयर्स आपको गिल्टी नहीं ठहराया गया है फॉर फ्रॉड, या आप लिख के दो। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आरओसी को वो करेक्ट है और कंप्लीट है। इसके साथ में एड्रेस जाता है, पूरे पर्टिकुलर्स जाते हैं। मैंने आपको बताया है डायरेक्टर्स के और सब्सक्राइबर्स के। डायरेक्टर की कंसेंट जाती है, डायरेक्टर का इंटरेस्ट भी जाता है और सब्सक्राइबर्स की भी डिटेल्स जाती है। सब्सक्राइबर के क्या क्या डिटेल्स जाते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया याद करने के लिए। आपको दोना याद करना है तो आप कर सकते हो। मतलब कि आपको उनकी सारी डिटेल्स देनी है। डी से डिन नंबर देना है, आपको उनका ऑक्यूपेशन देना है, एन से नेम और नेशनलिटी देना है, ए से आपको उनका एड्रेस देना है। तो एक एक सब्सक्राइबर का यहां पर डिटेल्स जाता है, ये सब चीजें जाती है। तो सर पॉइंट नंबर 5 आता है कि फाइनल फ्लो क्या हुआ जो हमको याद करना है। फाइनल फ्लो ये हुआ, स्पाइस प्लस भरना है आईएनसी 32 के अंदर, डॉक्यूमेंट्स देने हैं 33 और 34 मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ में, 2 डिक्लेरेशन जाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी को देना है। आरओसी सेटिस्फाई होगा तो आईएनसी 11 के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। उसके अंदर आपका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर रहेगा और कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स या फिर इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना ट्रिब्यूनल आपकी 12 बजा देगा। अगर ये सारी चीजें सही होती है तो बेटा आप लोगों को कुछ ऐसा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। टाडा! इस तरीके से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। ये मैं लाया हूं आप लोगों के सामने इंफोसिस कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप देख सकते हो इंफोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड यहां पर लिखा हुआ है और ये उनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, आपको यहां पर क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो कंपनीज है 1956 के एक्ट में बनी थी, पुराने वाले एक्ट के अंदर बनी थी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि सर इस पूरी प्रोसेस में व्हाट इफ 7th नंबर का पॉइंट है, अगर कोई इंफॉर्मेशन फॉल्स या फिर गलत दे दी तो, अगर कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन गलत दी गई है, इनकरेक्ट दी गई है, सप्रेस की गई है, तो हमारे पास में ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल कौन होता है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये वो व्यक्ति है बेटा जो कंपनीज का कोर्ट होता है और ये हमारी 12 बजा सकता है, यानी कि कंपनीज की। तो ट्रिब्यूनल यहां पर क्या करेगा? ट्रिब्यूनल बोलेगा कि 2 मिनट, चाहे आपने कंपनी आपको बना दी गई हो, आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आ भी गया हो, या फिर आप प्रोसेस में हो, आपका अगर कोई भी गलती पकड़ा गई इनकॉर्पोरेशन के बाद में या इनकॉर्पोरेशन के पहले, हम एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहली बात, हम प्रमोटर को पकड़ेंगे, हम उस हर पर्सन को पकड़ेंगे जो फर्स्ट डायरेक्टर के जैसे जिनका नाम लिखा गया है,
हम उस हर पर्सन को पकड़ेंगे जिसने डिक्लेरेशन दिया है। अब आप समझो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सब लोग फंसे, सारे फर्स्ट डायरेक्टर्स फंसे, सारे सब्सक्राइबर्स फंसे, मतलब कुछ भी, कोई भी नहीं बचा, सब लोग फंसेंगे और सबके ऊपर फ्रॉड का सेक्शन 447 है, जिसे मैं सेलिब्रिटी सेक्शन बोलता हूं, उसकी पेनल्टी लगेगी। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल अब आपको बोल सकता है कि देखो भैया ज्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, तो ट्रिब्यूनल सबसे पहले बोलेगा चलो यार मेमोरेंडम में चेंजेस कर लो, आर्टिकल में चेंजेस कर लो। या फिर ट्रिब्यूनल बोल सकता है कि अब से आपके सारे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अब आपको लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा नहीं मिलेगा, आपने गड़बड़ करी है, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और अगर उसका दिमाग खराब हुआ तो वो वाइंड अप करने का बोल सकता है और आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करने के लिए भी बोल सकता है, यानी कि रिमूव करने के लिए भी बोल सकता है। सो ट्रिब्यूनल इतने सारे ऑर्डर दे सकता है। फाइनली अब वो समय आ चुका है जब मैं आपको इस वीडियो को एंड करूं और मैं आपको बताऊं कि अगर सेक्शन नंबर 7 के ऊपर आपके पास में क्वेश्चन आता है, तो हालांकि ये वीडियो ऐसा बना है जहां पर मैंने डिटेल्ड प्रोसेस बताई है सेक्शन नंबर 7 के साथ में, चाहे फाउंडेशन का बच्चा हो, इंटरमीडिएट का बच्चा हो, आप लोग कभी भी देख सकते हो इसको। इन जनरली आपको ना ये काफी नॉलेज प्रोवाइड करेगा, बट फिर भी चूंकि हम लोग आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। अगर आप आंसर लिखना चाहते हो तो आपको स्टार शीट में आपको दिखाता हूं सेक्शन नंबर 7 का आपको आंसर कैसे लिखना है। सेक्शन नंबर 7 के लिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो है, सेक्शन नंबर 7 लिखना, कंपनीज एक्ट लिखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखना, प्रोसेस में स्पाइस प्लस लिखना, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा वगैरह पूरा नाम लिखना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यहां पर आरओसी लिखना। इसके बाद में आप स्टेप्स क्या लिखोगे कि सबसे पहले आप INC 32 फिल करोगे। देखो भैया, जितना मैंने आपको फॉर्म्स नंबर बताए सब एक्स्ट्रा है, जो यहां पर है बस वही आपके सिलेबस में है। INC 32 भरना, पार्ट ए भरना नाम के रिजर्वेशन के लिए, और पार्ट बी भरना बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए। सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। 33 34 के अंदर आपका EMOA और E आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जाएगा। डिक्लेरेशन के अंदर दो चीजें जाएगी, हु और हु, INC 8 एंड INC 9। डिक्लेरेशन जाता है सबसे पहले, जो भी लोग फॉर्मेशन के अंदर इनकॉर्पोरेशन के हिस्से थे, प्रोफेशनल लोग, उन सबको लिखना पड़ता है, और डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी है, उनको भी लिख के देना पड़ता है कि एक्ट के सारे रूल्स के सारी चीजें हमने कंप्लायंस करी है। दूसरा डिक्लेरेशन जाता है सब्सक्राइबर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर के थ्रू, वो तीनों चीजें ये लिख कर देते हैं कि हमने कॉन्विक्ट आज तक नहीं हुए हैं, पिछले 5 सालों में कंपनीज एक्ट के अंदर हम लोग गिल्टी नहीं ठहराए गए हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन करेक्ट है एंड कंप्लीट है। एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आपको बताना पड़ता है, प्रपोज्ड रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आप लोगों को देना पड़ता है। पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स जाते हैं, पर्टिकुलर्स के अंदर सब्सक्राइबर्स की सारी डिटेल्स, और पर्टिकुलर्स के अंदर आपके सारे डायरेक्टर्स की डिटेल जाती है। और इतना ही नहीं, डायरेक्टर का कंसेंट भी जाता है, डायरेक्टर का यहां पर इंटरेस्ट भी बताना पड़ता है अगर कहीं पर हो तो। इसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में, या आप कहां भेजते हो बेटा, ROC लिखा रहता है, बट आप उसको CRC समझना, मैंने यहां पर लिख रखा है CRC। आप ही देते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है INC 11 के अंदर, उसमें आपको CIN मिलता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा के लिए मेंटेन करने हैं जब तक आपकी कंपनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने गलत दी है, चाहे इनकॉर्पोरेशन के समय पकड़े जाओ या फिर इनकॉर्पोरेशन के बाद में पकड़े जाओ, बेटा ट्रिब्यूनल आपकी 12 बजाएगा। ये सारे लोग फ्रॉड की 447 की पेनल्टी के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, और ट्रिब्यूनल यहां पर ये सारे ऑर्डर दे सकता है, मेमोरेंडम में चेंजेस, लायबिलिटी को अनलिमिटेड, वाइंड अप करने के लिए, नाम रिमूव करने के लिए, और भी कोई दूसरा ऐसा कोई भी ऑर्डर दे सकता है जो उसको सही लगे। बट ट्रिब्यूनल आपको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, यानी कि वो आपको ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम देगा। तो इसी के साथ में आपका ये पूरा वीडियो यहां पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये पहला वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कुछ कोशिश करी है अंडर 40 मिनट्स आप लोगों के लिए इन वीडियोस को मैं रखूं, तो मैं उसी हिसाब से इस वीडियो को यहां पर वाइंड अप करता हूं। ये है छोटे छोटे लॉ बाइट्स बाय CJ। देखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जहां पर मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊंगा और पूरा सिलेबस कवर करूंगा विद इंटरेस्टिंग प्रोसेस। जो टॉपिक्स लंबे हैं, प्रोसेस बड़ी बड़ी है, आपको याद करने के लिए उनका प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, वो सब चीजें मैं आप लोगों को यहां पर देने वाला हूं in our short videos, Law Bites by CJ. So see you in the next one. Until then, thank you so much. Bye bye. Take care. Have a good one. Bye bye and love you. Bye guys. Thank you so much guys. Bye bye. Bye everyone.